हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 संसदीय सरकार के सभी प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आप सभी बने रहे, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर 1 और 2 को हमने अपलोड कर दिया है, जो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मोटिवेशन के साथ और नई ऊर्जा के साथ आगे वाले वीडियो को हम बना सकेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है, जिसमें कहा गया है कि हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ में क्या यह ठीक है? अब यहाँ पे हम पहले आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने आंसर की ओर। कहता है कि हमारे यहाँ 18 वर्ष, यानी जब किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो उसको वोट देने का अधिकार है। वोट का मतलब यहाँ पे मत है, जो हम लोग मत देते हैं, अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, उसी को बोला जाता है वोट देना। ठीक है, और ये हम लोगों का एक अधिकार भी है जब 18 वर्ष हो जाता है तो। ठीक है, तो यही चीज कहा है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो सभी लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है। क्या यह सही बात है या गलत बात है? तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि हाँ, मेरी समझ से यह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों में इतनी परिपक्वता आ जाती है या इतनी परिपक्वता का विकास हो जाता है कि वे अपने मताधिकार का सही दिशा में उपयोग कर सकें और अपने इच्छा के अनुसार सही प्रतिनिधि का चयन कर सकें। तो ये चीज आपको यहाँ पे लिखना था, जो हमने आपको बता दिया है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको क्वेश्चन समझाना चाहेंगे। कहता है लोकसभा, आपको पता है लोकसभा, लोक मतलब लोग, और सभा के मतलब सभा का मतलब तो सभा समझ ही रहे हैं, यानी लोगों का सभा। लोगों का सभा कब होता है? जब लोग अपनी मन मर्जी से अपनी अपेक्षाएं रखती हैं, अपने दुख को वहां पे दुखड़ा सुनाते हैं, तो उसी को लोकसभा कहा जाता है। ठीक है, तो वही चीज कहता है कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइए। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर हमने आपको यहाँ पे लिखा है। उत्तर में हमने लिखा है कि हाँ, मैं इस वाक्य से सहमत हूँ कि लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का चयन जनता के द्वारा की जाती है और लोगों को अपने अपने जनप्रतिनिधियों से काफी उम्मीदें रहती हैं, काफी अपेक्षाएं रहती हैं कि वे उनसे अपनी हर समस्या का समाधान हर पूर्वक चाहते हैं। इन सभी कारणों से लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच प्रतीत होता है, या हम लोगों को लगता है कि जो लोकसभा है वह जन भावनाओं का और जनता की अपेक्षाओं का मंच है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर के समझाइए। पहले आप लोग समझ लें कि लोकतांत्रिक शासन क्या होता है। लोकतांत्रिक शासन वो शासन होता है बच्चों, जो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। तो ऐसे शासन को हम लोग लोकतांत्रिक शासन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आम लोग का मतलब होता है प्रत्येक भारत का नागरिक। क्या होता है? प्रत्येक भारत का नागरिक, या कह सकते हैं प्रत्येक किसी देश का नागरिक को आम लोग कहा जाता है। उनकी भागीदारी मतलब उनका हिस्सा क्या है, या किस तरीके से वो अपना हिस्सा लेते हैं लोकतांत्रिक शासन में, इसको आपको एक उदाहरण देकर के समझाना है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी मत के रूप में होता है। मत कहने का मतलब वोट, जो हम लोग वोट देते हैं उसके रूप में हम लोगों का भागीदारी होता है, क्योंकि हम वोट के माध्यम से ही किसी नेता का, किसी प्रत्याशी का चयन करते हैं जो हम लोगों के ऊपर शासन करता है।
आम लोग अपने मत का प्रयोग करके संसद और विधानसभा के प्रतिनिधियों का चयन करके भेजते हैं। यही प्रतिनिधि जनता के हित में शासन का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है या प्रधानमंत्री बनता है। तो ये सभी हम लोगों के वोट के, हम लोगों के मत के कारण होता है। हम लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं और प्रतिनिधियों का चयन करते हैं कि ये प्रतिनिधि हम लोगों के ऊपर शासन करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अभी जो प्रधानमंत्री वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, ये हम लोगों के या जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक शासन की भागीदारी होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक अपना वोट के रूप में इस्तेमाल करती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर इस तरीके से है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल या दलों की गठबंधन के पास होने वाले आवश्यक बहुमत का क्या अर्थ है, एक उदाहरण देकर के समझाइए। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। केंद्र कहने का मतलब संसद में जो सरकार बनती है। सरकार कहने का मतलब जिसका शासन होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री शासन कर रहे हैं तो वो किस दल के नेता हैं या उनके दलों की क्या उनको बहुमत दल के साथ प्रधानमंत्री बनाया गया है या वो गठबंधन करके सरकार बनाए हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल यानी जो भी दल है वो मतलब बहुमत में आता है और केंद्र में सरकार बनाता है या दलों की गठबंधन करता है, तो उसका मतलब क्या होता है जब उसे बहुमत कहा जाता है या बहुमत में वो होता है तो। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको देते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि केंद्र में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 सीट में से कम 272 सीट की आवश्यकता होती है। यानी एक चीज और आपको यहाँ पे समझ में आया कि लोकसभा में कुल कितने सीट हैं, तो 543 सीट। ठीक है, लोकसभा में कुल कितने सीट हैं, तो 543 सीट, और वो 543 सीट में से कम उसे 272 सीट लाना होता है जो बहुमत में होता है। ठीक है, जो व्यक्ति 272 सीट लाता है तो उसे बहुमत में कहा जाता है। लेकिन यह भी होता है कि कोई जो दल है वो 272 से ज्यादा सीट ला दिया यानी 274 सीट ला दिया, तो ये 272 वाला बहुमत ना कह करके ये 274 वाला को बहुमत कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा और यहाँ पे इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है कि केंद्र में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए 543 सीट में से कम 272 सीट की आवश्यकता होती है। कोई भी दल यदि अकेले 272 सीट से ज्यादा सीट प्राप्त कर लेता है और केंद्र में अपनी सरकार बना लेता है तो उसे बहुमत दल वाली सरकार कही जाती है या उसे बहुमत वाला दल कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं 17वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम जो आप 2019 में देखेंगे। इस चीज को आप देखिए, यहाँ पे जो बीजेपी है वो अकेले बहुमत में रही है और अकेले अपना सरकार बनाई है बहुमत के तौर पे। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि संसद मंत्री परिषद पर किन किन तरीकों से नियंत्रण करती है। इनमें से आपको कौन सा तरीका सबसे असरदार लगता है और वो क्यों लगता है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। संसद में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं, इसलिए मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कई तरीकों से मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना प्रमुख हैं। और इन सभी में आपको जो अच्छा लगेगा वो ये प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि इसमें किसी भी दल के व्यक्ति को ऐसा लगता है या किस संसद को ऐसा लगता है कि जो दल सरकार में, जो अभी सरकार में है, जो दल या जो पार्टी वो अच्छा काम नहीं कर रही है या वो जनता के प्रति कुछ गलत कर रही है,
तो वो क्या करता है, संसद में बैठक बुलाता है और बैठक बुलाने के बाद उससे प्रश्न पूछा जाता है और यदि वो प्रश्न में या उसकी जो स्थितियां हैं गड़बड़ देखी जाती है तो उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है और उसके बाद उसे जब पूर्ण रूप से बहुमत के साथ संसद में पारित हो जाता है तो उसे अपने दल से या अपने पार्टी से या अपने कार्यभार से हटा दिया जाता है। तो ये सबसे अच्छा लगता है, आप सब इसको जरूर लिखिएगा। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का था यहाँ पे, संसद के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर में हमने लिखा है, संसद को प्रमुखतः निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिनमें फर्स्ट है विधायी कामकाज। इसमें संसद पूरे देश या देश के किसी भी हिस्सों के लिए कानून बनाने का कार्य करती है। फिर उसके बाद है वित्तीय कार्य। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का कार्य करती है। फिर उसके बाद है नंबर 3, सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन करना और जानकारी देना भी संसद का ही कार्य होता है। सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद कई तरीकों से मंत्री परिषद पर नियंत्रण भी रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, ये संसद का प्रमुख कार्य होता है। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका को अध्याय में दी गई जानकारी के आधार पर आपको भरना है। तो देखिए यहाँ पे हमने भरा है, एक तरफ आपको जानकारी दी गई है और एक तरफ आपको लोकसभा के बारे में लिखा गया है, यानी लोकसभा के बारे में क्या क्या जानकारी है ये आपको भरना है। तो लोकसभा में सदस्यों की जो कुल संख्या होती है वो 543 होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है और सदन का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 वर्ष के लिए ही होता है। फिर अगले 5 वर्ष के बाद इन दोनों का चुनाव होता है और जो व्यक्ति बहुमत में होता है उसे इसकी सदस्यता और कार्यकाल दी जाती है। फिर उसके बाद चुनाव का तरीका, तो जो लोकसभा के जो प्रत्याशी होते हैं या जो उम्मीदवार होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो मतदान के द्वारा होता है, वोट देने के बाद होता है। इनमें जो सभापति या अध्यक्ष होते हैं उनका जो चुनाव होता है वो संसद के प्रतिनिधि करते हैं। जो संसद में चुने जाते हैं वही प्रतिनिधि अपने में से एक सभापति या अध्यक्ष को एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।